हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं एर्गोनॉमिक्स के ऊपर में। तो चलिए समझते हैं कि एर्गोनॉमिक्स है क्या चीज और ये किस तरह की चीजों से डील करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एर्गोनॉमिक्स है क्या। एर्गोनॉमिक्स इज फिटिंग द वर्क टू द वर्कर, मतलब कामगार से काम का संबंध को दिखाता है। एर्गोन का मतलब होता है वर्क यानी काम। नोमोस का मतलब होता है लॉज ऑफ, मतलब नियम कानून। द स्टडी ऑफ वर्क अप्लाइज बोथ ऑन एंड ऑफ द जॉब। तो आप सिर्फ काम कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस के ऊपर, तो सिर्फ उसी चीज से संबंधित नहीं है। इट इज नॉट रिलेटेड विद द वर्क प्लेस जॉब्स ओनली, इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग यू डू इन योर डे टू डे एक्टिविटी। जो कुछ भी काम करते हैं आप रोजाना की जिंदगी में, उन सब चीजों से इनका संबंध है। बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स क्या है, क्या फायदे हैं इनके, आइए हम लोग बातें करते हैं। तो डिक्रीज्ड इंजरी रिस्क, अगर हम लोग एर्गोनॉमिकल वे में काम करते हैं तो इंजरी की संभावना कम हो जाती है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, और चूंकि काम सही तरीके से होता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, काम संपन्न समय से होता है और बेटर प्रोडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड मिस्टेक्स और रीवर्क। चूंकि मिस्टेक्स कम होते हैं इसलिए रीवर्क भी नहीं किया जाना पड़ता है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, और इस प्रकार से काम करने की एफिशिएंसी या दक्षता में वृद्धि होती है। डिक्रीज्ड लोस्ट वर्क डेज, जो काम को दोबारा करना पड़ता है उसमें वर्क डेज का लॉस होता है। तो इस प्रकार से काम करने से वर्क डेज के लॉस से बचता है इंडस्ट्रीज या आदमी खुद। डिक्रीज्ड टर्नओवर, तो इसमें टर्नओवर कम होता है, टर्नओवर की संभावना कम है। इम्प्रूव्ड मोरल, और इन सब चीजों से आदमी का मोरल जो है वो अप रहता है। नेक्स्ट है एक एर्गोनोमिक रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो हम लोग बातें करते हैं रिपीटिशन। रिस्क फैक्टर में रिपीटिशन, अगर आपने काम ठीक से नहीं किया, एर्गोनॉमिक वे में संपन्न नहीं किया, तो आपको हो सकता है दोबारा उस काम को संपन्न करने का जरूरत पड़ जाए। ऑकवर्ड पोस्चर, इसमें काम करते वक्त में कामगार का पोस्चर जो है बहुत मायने रखता है, और ऑकवर्ड पोस्चर की वजह से कामगार को दिक्कत हो सकता है और उसकी उपस्थिति हो सकता है कि ना हो पाए इन कारणों से। फोर्सफुल एग्जर्शन, एर्गोनॉमिक वे में अगर काम नहीं करते हैं तो हम लोग अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं, ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं और अपने आप को तकलीफ पहुंचा देते हैं। स्टैटिक पोस्चर, इसमें एर्गोनॉमिक्स में स्टैटिक पोस्चर को भी शामिल किया गया है, यानी काम आप कर रहे हैं लेकिन एक ही पोजीशन में लंबे वक्त तक आप एक ही प्रकार से बैठे हुए हैं या खड़े हैं, तो ये आपको तकलीफ देह हो सकती है। मैकेनिकल कांटेक्ट, किसी भी चीज से मैकेनिकल कांटेक्ट, चाहे वो मशीन हो या टूल्स हो या टैकल्स हो, ये मैकेनिकल कांटेक्ट्स की भी बात करता है और किस प्रकार से कांटेक्ट किया जाए ताकि खुद भी सुरक्षित रह सके और अदर लोगों को भी सुरक्षित रख सके। स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस का ये बात करता है, जैसे कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो आई स्ट्रेस का बात करता है। जब आप किसी चीज से मैकेनिकली जुड़ करके काम करते हैं तो आपके हाथ और पैर स्ट्रेच होते हैं और उसमें ओवर स्ट्रेस होता है अगर आप जरूरत से ज्यादा अपने शरीर में खिंचाव लाते हैं। दूसरी बात है टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए कि आदमी की दक्षता पूरी तरह से जो है बेस्ट वे में सामने आ सके। सो टेम्परेचर भी इसमें शामिल किया गया है। वाइब्रेशन भी शामिल किया गया है कि वाइब्रेशन कितने लिमिट तक होना चाहिए जो कि आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सके या काम को भी नुकसान ना पहुंचाए। एर्गोनॉमिक कंट्रोल्स में अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें शामिल है। इंजीनियरिंग, मॉडिफाई द टूल और द वर्क एरिया डिजाइन। इंजीनियरिंग के तहत हम लोग
या तो टूल को मॉडिफाई करते हैं या वर्क एरिया के डिजाइन को मॉडिफाई करते हैं ताकि एर्गोनॉमिकल वे में काम को संपन्न किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तौर पर डोंट डू वन थिंग टू लॉन्ग, एक ही काम में ज्यादा देर तक आप फंसे न रहें, लगे न रहें, जिससे कि हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। जैसे आप कंप्यूटर पे लंबे वक्त तक काम करते हैं या किसी मशीन पे लेथ मशीन है उसके ऊपर आप लंबे वक्त तक काम करते हैं एक ही पोस्चर में, तो आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए रोटेशन में काम करना बेटर होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका ये होता है कि एक मशीन पे एक आदमी को काम दो, फिर दूसरे मशीन पे दे दो या तीसरे मशीन पे दे दो, रोटेट करके काम करवाना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका हो गया एर्गोनॉमिक्स को कंट्रोल करने का। वर्क प्रैक्टिसेस, काम करने का तरीका। यूज द राइट टूल, कभी कभी लोग सही टूल का इस्तेमाल नहीं करते हुए जो है गलती कर बैठते हैं और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। एक साधारण सा एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास में स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं स्क्रू को टाइट करने में, और उससे हाथ में कट इंजरी हो जाता है। तो ये गलत टूल के इस्तेमाल करने की वजह से होता है और ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। राइट टूल को राइट जगह पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब हम लोग बातें करने जा रहे हैं 12 टिप्स के बारे में, 12 टिप्स फॉर एन एर्गोनॉमिक कंप्यूटर वर्क स्टेशन। आजकल कंप्यूटर में ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती है, तो कौन से वे 12 तरीके हैं जिसका पालन करके हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। Use a good chair with a dynamic chair back and sit back in this। आप डायनेमिक बैक का मतलब पीछे का जो पोर्शन होता है जिस पे आपकी पीठ पड़ती है वो डायनेमिक होना चाहिए, मूव करने वाला होना चाहिए और मूवमेंट उसमें प्रॉपर होते रहना चाहिए। और आप जब बैठते हैं तो पीछे हो करके बैठें, अपने पोजीशन को ध्यान में रखते हुए पीछे होकर, मतलब आपका पीठ उस सपोर्ट सिस्टम से सटा हुआ होना चाहिए। टॉप ऑफ मॉनिटर केसिंग 2 to 3 इंच अबव द आई लेवल, 2 से 3 इंच ऊपर रहना चाहिए आंख के लेवल से मॉनिटर का पोजीशन। तो मॉनिटर 2 से 3 इंच ऊपर रखिए ताकि आपको विजन में स्ट्रेस कम से कम हो। नो ग्लेयर ऑन स्क्रीन, यूज एन ऑप्टिकल ग्लास एंटी ग्लेयर फिल्टर वेयर नीडेड। नो ग्लेयर स्क्रीन, ग्लेयर नहीं होना चाहिए स्क्रीन के चलते, नो ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। और ऑप्टिकल ग्लास एंटी ग्लेयर फिल्टर वाला जो आता है आप उसको भी लगा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। अन्यथा आजकल फीचर्स होते हैं मॉनिटर में या कंप्यूटर में कि उनको कंट्रोल सॉफ्टवेयर से भी किया जा सके। सिट एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द मॉनिटर, यानी एक हाथ दूर बैठिए मॉनिटर से। मॉनिटर से आपका डिस्टेंस एक परफेक्ट पोजीशन में होना चाहिए, नहीं तो आई पे स्ट्रेस ज्यादा आता है। फिट ऑन फ्लोर एंड स्टेबल फुटरेस्ट, फिट या तो फ्लोर पे रहना चाहिए, जमीन पे रहना चाहिए, या फिर स्टेबल फुटरेस्ट कोई है तो उस पे रखा हुआ होना चाहिए ताकि पैर में कोई दिक्कत ना हो। यूज डॉक्यूमेंट होल्डर प्रेफरेबली इन लाइन विथ द कंप्यूटर स्क्रीन, अगर कुछ डॉक्यूमेंट होल्डर का जरूरत है डॉक्यूमेंट रखने के लिए तो इन लाइन विद द कंप्यूटर स्क्रीन रखिए ताकि आपको कोई चीज पढ़ने में और कोई चीज देखने में दिक्कत ना हो। तो आपको आई को शिफ्ट करने ज्यादा नहीं पड़ेगा और आई पे स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इसमें पहला पॉइंट 7वां नंबर पॉइंट कहता है कि wrists flat and straight in relation to forearms to use keyboard और माउस इनपुट डिवाइसेस। तो जो भी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे माउस हो, कीबोर्ड है या अदर कोई इनपुट डिवाइसेस हो, तो वो ऐसा पोजीशन में रहना चाहिए कि रिस्ट को आपका फ्लैट
एंड स्ट्रेट इन रिलेशन टू फोर, आपका फोर आर्म जो है उससे सीधी व्यवस्था में वो होना चाहिए, ताकि आपके शोल्डर और फोर आर्म का ऊपर में कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आए और कोई दिक्कत ना हो। आर्म्स एंड एल्बो रिलैक्स्ड क्लोज टू द बॉडी। अगर आर्म्स और एल्बोज बॉडी के नजदीक रहते हैं तो वो रिलैक्स्ड पोजीशन है, और इसे ऐसे ही रखा जाना चाहिए ताकि कोई भी स्ट्रेस ना शोल्डर पे आए आपका, ना एल्बो पे आए, ना फोर आर्म्स में आए। सेंटर मॉनिटर एंड कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने आंखों के, दोनों आंखों के बीचों बीच रखिए मॉनिटर को, और पोजीशन कीबोर्ड का और माउस का ऐसा रखिए कि वो अ, बिल्कुल बीचों बीच आए, कीबोर्ड बीचों बीच आए, माउस तो एक साइड में रहेगा, तो एक साइड में आए, लेकिन उसके लिए ज्यादा आपको स्ट्रेच ना करना पड़े, ऐसे पोजीशन में रखिए। यूज अ नेगेटिव टिल्ट keyboard with an upper mouse platform, downward tilt able to able downward tilt able platform adjacent to keyboard। तो कीबोर्ड का जो प्लेटफॉर्म है उस पे कीबोर्ड रखिए नेगेटिव टिल्ट के साथ में, इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी टाइपिंग वर्क में। और माउस जो है उसके साइड में रखिए, जिससे कि आपको जब कभी भी जरूरत पड़े माउस का तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। यूज अ स्टेबल वर्क सरफेस एंड स्टेबल कीबोर्ड ट्रे। तो आपका जो वर्क सरफेस होना चाहिए बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, हिलता डुलता हुआ या वाइब्रेट करता हुआ नहीं होना चाहिए, या अनस्टेबल होगा तो हो सकता है गिरने का डर हो उसका, तो ऐसा कुछ अनस्टेबल जगह पे काम मत कीजिए। टेक फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक्स, माइक्रो ब्रेक्स। तो काम करने के दौरान में कुछ समय के बाद में आपको ब्रेक लेना चाहिए, और ब्रेक लेने के बाद फिर से काम पे आइए और काम कीजिए। इन शॉर्ट ब्रेक्स से आपका स्ट्रेस जो है रिलीव हो जाता है, और स्ट्रेस रिलीव होने के चलते आपको जो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो जाता है वो नहीं होगा। इस पिक्चर में कहा जा रहा है कि टिल्ट द वर्क सरफेस इन इंस्टेड ऑफ द रिस्ट। तो यहाँ पे देखिए रिस्ट को मोड़ करके इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे काम किया जा रहा है, जबकि सजेस्टेड पिक्चर बोलता है कि सरफेस को वर्टिकल कर लीजिए और अपने फोरआर्म के स्ट्रेट रखिए जॉब को, ताकि आप सीधे सीधे उस पे काम कर सकें टूल्स के द्वारा। तो ये जो पोजीशन है इसमें इंसान को दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पे काम जो है स्मूथली परफॉर्म किया जाएगा। दूसरी बात है, स्टैंड विथ वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड between feet. When standing for long period of time, rest one foot on a sturdy object above floor height and switch legs periodically। तो यहाँ पे जैसा कि आप इसका पैर देख रहे हैं, एक पैर को इस फ्लोर वाले पैर से ऊपर की जगह में रेस्ट करके रखा है। एक ही पैर पे ज्यादा वेट है इसका, दूसरा पैर सपोर्ट के लिए है, और यहाँ टेबल का ऊपर में जो कि उसके फोर आर्म के हाइट में है वहां काम किया जा रहा है। एट द सेम टाइम ये चेयर पे बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस काम को परफॉर्म करने के लिए बैठना उचित नहीं है। दूसरा काम है कि यहाँ पे दोनों लेग को इंटरचेंजेबली यूज करना है। एक पैर अगर थक जाए खड़े खड़े तो दूसरे पैर को रेस्ट करना है, और पहले पैर को फिर वहां पे हाइट पे रख दीजिए। इससे आपका स्टेबिलिटी बेटर रहेगा और आपको ज्यादा थकान भी महसूस नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पिक्चर क्या कर रहा है। कीप एल्बोज क्लोज टू द बॉडी। अपने एल्बो को अपने बॉडी के नजदीक रखें, उसे बहुत ज्यादा दूर न करें, क्योंकि उससे स्ट्रेस आता है और आपको दिक्कत होगी, लंबे वक्त तक काम करने में असुविधा महसूस होगी। दूसरी बात, reduce the need for outstretched arm, use a higher work surface। तो यहाँ पे देखिए ये वर्क सरफेस जो है नीचा होने के चलते इनको आर्म को स्ट्रेच करना पड़ रहा है, जबकि इसी को अगर वर्क टेबल को ऊपर उठा दिया जाए तो ये फोर आर्म इनका जिस लेवल में है
उस लेवल पे काम परफॉर्म आसानी से किया जा सकता है और इनका बॉडी पोस्चर भी सही रहेगा। यहाँ झुकना पड़ रहा है इनको, यहाँ पे स्ट्रेट पोस्चर में ये काम कर पाएंगे। तो दोनों में फर्क है। लंबे वक्त तक अगर काम करना है तो टेबल का पोजीशन इस प्रकार से होना चाहिए। इसको एर्गोनॉमिकली डिजाइंड टेबल कहा जा सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ अवॉइड बेंडिंग ओवर योर वर्क। यहाँ पे देखिए काम जहां हो रहा है वहां पे इनका कमर के सहारे ये झुक करके काम कर रहे हैं। ऐसे पोजीशन में लंबे वक्त तक काम नहीं किया जा सकता है। ऐसे काम करने से आपके कमर में दर्द हो सकता है। लेकिन अगर आप उसी जगह पे स्ट्रेट स्ट्रेट रहें और जो लिखने के लिए जगह है वहां देखिए उसको इस हाइट तक उठा दिया गया है कि उनका फोर आर्म जो है ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उसको, या ज्यादा एंगल उसको या स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा, जिसके चलते उनको दिक्कत नहीं होगी। अवॉइड ओवरहेड वर्क, यूज अ लैडर। तो अपने पोजीशन से ऊपर अगर यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक हाथ से सपोर्ट लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको दिक्कत होगी काम करने में। इसके जगह पे अगर एक लैडर ले लिया जाए, सीढ़ी ले लिया जाए और ऐसा पहुंच बनाया जाए कि हम उस जगह पे हमारा फोर आर्म जो है सीधे सीधे पहुंच जाए, तो ये बेटर पोजीशन है बॉडी की काम करने के लिए। ऐसा करने से उन्हें उनके हाथ को स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा और काम भी सही तरीके से संपादित संपादित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेंड द टूल नॉट द रिस्ट। यहाँ पे देखिए रिस्ट को ये ट्विस्ट करना चाह रहे हैं। बेंड द टूल का मतलब होता है ऐसा प्लायर लीजिए जो कि खुद ही बेंड हो जरूरत के अनुसार में। तो हर हर तरह की जरूरत के लिए अलग अलग तरह का प्लायर बनाया गया है, आज मार्केट में उपलब्ध है। सिर्फ हमें जानना है कि किस प्रकार के प्रॉपर टूल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक कहावत है, बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। एक आ, बुरा कामगार जो होता है अपने टूल्स से झगड़ा करता है, मतलब टूल्स का इस्तेमाल नहीं आता है तो वो कहता है कि टूल्स ही खराब है। बेशक अगर टूल्स जो है सही प्रकार का अपनाया जाए तो काम को आसान बना देता है। यूज टूल्स दैट डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर इवनली अक्रॉस द पाम। तो ऐसा टूल का इस्तेमाल करना है जो पाम के चारों तरफ, जो हमारा फिंगर्स है और फोर फिंगर्स इधर और एक थंब जो है इधर, और ये पाम का एरिया पूरा, इसमें प्रॉपरली अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारे किसी भी फिंगर पे ज्यादा स्ट्रेच करने से ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा और काम भी प्रॉपर तरीके से संपन्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, व्हेन पॉसिबल अवॉइड स्क्वेटिंग। अगर इस पोजीशन में लंबे वक्त तक आदमी बैठेगा तो इसके पैर में जो है दिक्कत हो जाएगी और ये खड़े होते समय में ब्लड सर्कुलेशन जो है दिक्कत करता है। ऐसे पोजीशन में बैठना लंबे वक्त तक के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपको ज्यादा देर तक बैठना है तो आप बैठने के लिए कुछ चीज ले लीजिए, सामान ले लीजिए, या फिर आप यहाँ बेटर होगा कि ऐसा टूल्स इस्तेमाल कीजिए और एक्सटेंशंस दैट अलाउ यू टू स्टैंड अपराइट। ऐसा टूल्स लीजिए जो कि आपको अलाउ करता है कि आप खड़े होकर के काम कर सकें। यहाँ पे खड़े होकर के काम नहीं करने लायक है इस टूल का लंबाई या ऊंचाई, बट यहाँ पे सेम टूल को इतना ऊंचा बनाया गया है कि वो खड़े होकर के काम कर सकते हैं। तो इस पोस्चर में थकान नहीं होगी लंबे वक्त तक काम करने में, जबकि इस स्क्वेटेड पोजीशन में लंबे वक्त तक काम करने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बैड और गुड प्रैक्टिसेस का डिफरेंस बताया गया है। जैसे यहाँ पे आपका जो आर्म है, फोर आर्म है, हथेली के साथ में ये देखिए बेंड हो रहा है, एक सर्कुलर एक डायरेक्शन दिया गया है जो कि बैड पोजीशन को बता रहा है। यहाँ पर भी आपके पकड़ने की दिशा जो है थंब की ऐसी है जो आपको आपके इस नस को स्ट्रेच करेगा और दिक्कत देगा काम करने के बाद में। यहाँ पर भी सेम ही समस्या है। सो होना क्या चाहिए, ये बिल्कुल आर्म आपका फोर आर्म जो है सीधे सरफेस के, जैसे यहाँ पे पिस्टल हैंडल के साथ में एक
स्क्रू टाइट करने वाली मशीन है या ड्रिल करने वाली मशीन है, वो सीधे जो है इस जगह पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ट्विस्ट हो जा रहा है आपका आर्म, बट यहाँ पे सीधे फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, चाहे ये पोजीशन हो चाहे ये पोजीशन हो। इसमें पूरे हथेली का इस्तेमाल कर किया जा रहा है और पूरे हथेली पे जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। जो इसका हैंडल है उसको प्रॉपरली ग्रिप मिल रहा है। तो इस तरह के पोजीशन से अगर काम किया जाए तो बेहतर काम संपादित किया जा सकता है। हाईली रिपीटेटिव मोशन, अगर मोशन जो है हाईली रिपीटेटिव है, तब जो है क्या करना चाहिए? बेटर रहेगा कि यूज प्रॉपरली डिजाइंड एर्गोनॉमिक टूल्स। आप एर्गोनॉमिकली डिजाइंड टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे देखिए आदमी जो है बिल्कुल क्लटर्ड जगह में फंसा हुआ जैसे है, उस तरह से लग रहा है, बट यहाँ पे आसानी से काम कर रहा है। वेरी योर मोशंस, आप अपने मोशंस को वैरी कीजिए, मशीन के मोशंस को वैरी कीजिए। आप अपने काम के गति को कंट्रोल कीजिए, नियंत्रित कीजिए। रोटेट टू अदर टास्क, अगर एक टास्क में आपको स्ट्रेस हो जा रहा है तो उसे छोड़ करके दूसरे टास्क में थोड़ा समय दीजिए, फिर गेट बैक टू योर अर्लियर जॉब। इससे क्या होगा कि आपको एक जॉब से जो स्ट्रेस होता है वो नहीं होगा। यूजिंग द नी और हैंड एज द हैमर, अब कभी कभी इस तरह से दबा करके काम करने का जरूरत पड़ता है, जो कि प्रॉपर तरीका नहीं है। इसके ऐसा करना जो है बिल्कुल ही अनुचित है। बेटर ये रहेगा कि आप एक हथौड़े का इस्तेमाल करें या एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करें जो आपको आपको मदद करे इस प्रकार से जॉब को ग्रिप करने में, ना कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से झोंक दें। शरीर को पूरी तरह झोंकने से जब गलती होगा तो आपको हो सकता है उसका खामियाजा भुगतना पड़े, और लोड जो है कभी कभी बैकलेस इतना बुरे तरीके से करता है कि आदमी को नुकसान पहुंचा देता है। मॉडरेट टू हाई हैंड आर्म वाइब्रेशन, यहाँ पे देखिए मॉडरेट टू हाई आर्म, यहाँ पे भी वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ग्राइंडिंग टूल है, तो इसमें वाइब्रेशन तो अवश्यंभावी है, होगा ही नहीं होगा। बेटर ये रहेगा कि यूज लो वाइब्रेशन टूल्स इफ अवेलेबल। तो अगर उससे कम वाइब्रेशन वाला टूल है या मिनिमाइज्ड वाइब्रेशन वाला टूल है तो उसको इस्तेमाल कीजिए, ना कि ज्यादा वाइब्रेशन वाला टूल। मेंटेन टूल्स, जो टूल है आपका उसको मेंटेन कीजिए, नहीं तो उसका बैड मेंटेनेंस के चलते वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यूज एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स और टूल्स रैप। तो एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स आता है, उसे पहन करके काम करने से आपको वाइब्रेशन ज्यादा महसूस नहीं होगा। टूल्स रैप का मतलब है टूल्स के चारों तरफ लपेटने के लिए कुछ जुगाड़ आता है, कपड़े का जैसा या प्लास्टिक का या पॉलीविनाइल का, तो उसे लपेट करके करने से भी वाइब्रेशन कम होता है। टेक फ्रीक्वेंट पॉजेस, तो अगर आप काम कर रहे हैं इस तरह का वाइब्रेशन वाले टूल्स के साथ में, तो आप थोड़ा देर के बाद में पॉज लीजिए, पॉज लेने के बाद में फिर से उसे शुरू कीजिए। इससे भी आप उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रेच योर हैंड्स एंड आर्म्स, आप अपने हाथ और आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए, इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो काम के बीच में रुक करके इस प्रकार के एक्सरसाइज करने से आपको सहूलियत होगी, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। ये एर्गोनॉमिक्स के नियम है लिफ्टिंग के लिए। अब लिफ्टिंग जो है एक ऐसा काम है जो लोड लेकर के आदमी चलता है, तो लोड उठाते समय में बिल्कुल अगर सही पोस्चर बॉडी का नहीं रखा गया, क्योंकि आपका शरीर भी एक मशीन है, उस मशीन को उस मशीन का एक ओरिजिनल व्यवस्था है, नेचुरल व्यवस्था है, उस नेचुरल व्यवस्था को अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो वो आपको तकलीफ देगा। जैसे बैकबोन का पेन हो जाना, हाथों में खिंचाव आ जाना, कंधे पे दर्द हो जाना, घुटने में दर्द हो जाना, आ, कमर में दर्द हो जाना, ये सारे जो हैं सारे प्रॉब्लम जो हैं लिफ्टिंग के दौरान गलत तरीके से अपने शरीर का इस्तेमाल करने से रिलेटेड है। तो आप अगर सही तरीका अपनाते हैं, एर्गोनॉमिक वे ऑफ लिफ्टिंग द लोड अपनाते हैं,
जैसे लोड को जब भी उठाया जाना चाहिए तो बैठ करके उठाना चाहिए, और लोड को जितना क्लोज हो सके अपने क्लोज रखिए, और दोनों हाथों से उठाइए, ना कि एक हाथ से। अ, जैसे कि अगर आप लोड को अकेले नहीं उठा पाने में सक्षम हैं, तो किसी और व्यक्ति की सहायता लीजिए। 2 लोग मिल करके उठाइए, 4 लोग मिल करके उठाइए। जितने लोगों की ज़रूरत है, उतने लोगों को पहले बुलाइए, और बुला करके उस जॉब को संपादित कीजिए, ना कि अकेले ही करने का। 4 लोगों का काम है और अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है काम को करने का, लोड लिफ्टिंग से रिलेटेड काम को करने का। लिफ्ट टुगेदर और यूज मैकेनिकल असिस्टेंट। अगर अगर कुछ मैकेनिकल असिस्टेंस लोड उठाने का जरूर जुगाड़ है, तो आप उसको यूज कीजिए, ना कि अपने शरीर को झोंकिए। साइज अप द लोड। लोड का साइज को देखिए। इफ टू हेवी फॉर वन पर्सन, गेट हेल्प। अगर uh, नहीं है अकेले के लिए संभव, तो आप आ, लीजिए, दूसरे की सहायता लीजिए। यहाँ पे ये जुगाड़ है जिससे कि इस्तेमाल करके लोड को उठाया जा सकता है। लिफ्टिंग सेफली में आइए। तो देखिए यहाँ पे जो मैं कह रहा था, लोड को अपने हाथों से, दोनों हाथों से उठा रहा है, और लोड को जितना पॉसिबल हो सके बॉडी के क्लोज रखा है, और इस तरह से सीधे खड़ा होना बिल्कुल उचित होता है इसमें। लोड को उठाते समय में पहले धीरे से उठाइए कमर के बल पे, और सीधा खड़ा होइए। बॉडी के बैकबोन को, कर्व को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। इस चीज का ख्याल रखना है, नहीं तो बैकबोन में पेन हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा। तो इन सबको अगर अवॉइड करना है, तो इसे बिल्कुल एर्गोनोमिक तरीके से उठाना जरूरी होता है। अनसेफ लिफ्टिंग टेक्निक में कभी कभी हम लोग लोड को उठा करके सर पे रख लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। सर पे रखने से आपको चक्कर आ सकता है, आपका आपका हेड पे ज्यादा प्रेशर होने से आप कोलैप्स कर सकते हैं। या तमाम तरह की समस्याएं हो सकती है जो रीढ़ से, क्योंकि आपका सर जो है रीढ़ की हड्डी के ऊपर खड़ा होता है, तो रीढ़ की हड्डी पे कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा हो जाने के कारण कभी कभी उसके दुष्परिणाम लोगों को भुगतने पड़ते हैं, और आजीवन किसी प्रकार की विकृति पैदा हो जाती है लोगों के गर्दन में। तो इन सब चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं, तो लोड लिफ्टिंग के जो नियम हैं उनका अनुपालन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, लोड को बिल्कुल गलत तरीके से उठाया जा रहा है, घुटनों का सपोर्ट लिया गया है, लोड को बीचों बीच नहीं पकड़ा गया है। तो ये जो तरीका है लोड उठाने का, बिल्कुल ही गलत है। पुशिंग एंड पुलिंग। पुशिंग का मतलब है धक्का देना, और पुलिंग पुलिंग का मतलब है अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे ये आदमी देखिए इस लोड को धक्का देके आगे बढ़ा रहा है, और यहाँ पे ये लोड को खींच रहा है अपनी तरफ। तो कमर कमर को रखा है अपना लोड का सामने में, और उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे लोड इतना भारी है कि शायद ये पुल करने में उसको सक्षम नहीं है। हैज पोटेंशियल फॉर स्ट्रेनिंग आर्म, शोल्डर एंड नेक मसल्स। तो ऐसा पोटेंशियल है इसमें। यूज योर लेग्स एंड टाइटन एब्डोमिनल मसल्स। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने लेग्स को इस्तेमाल कीजिए, लेग्स का इस्तेमाल कीजिए, और एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करिए, इससे आपको बल मिलता है। अगर एब्डोमिनल मसल्स को टाइट करके आप लोड को नहीं खींचेंगे, तो पेट में हो सकता है दर्द हो जाए आपका। तो ये समस्या हो सकती है। तो अंततः सारांश यही है कि वर्क स्मार्टर, नॉट हार्डर। आप स्मार्ट काम कीजिए, ना कि हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क करना आ, एक बात है, लेकिन उसमें हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। स्मार्टर तरीके से अगर आप काम करेंगे, तो आप खुद को भी सुरक्षित रह पाएंगे, और काम का संपादन भी जल्दी होगा। इसलिए स्मार्टर काम करना है। नोटिस एंड रिपोर्ट सिम्टम्स अर्ली। अगर किसी प्रकार के आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, तो उसको नोटिस कीजिए और उसको रिपोर्ट कीजिए। स्ट्रेच। आप स्ट्रेच कीजिए अपने बॉडी को। जब आप लंबे वक्त तक कहीं पर बैठते हैं, कंप्यूटर के ऊपर या किसी मशीन के ऊपर, तो स्ट्रेच कीजिए, और अपना
शरीर को दुरुस्त रखिए। टेक एडिक्वेट फ्रिक्वेंट ब्रीदर्स एंड सांस लीजिए प्रॉपर तरीके से। डू अ डिफरेंट टास्क और डू टास्क डिफरेंटली। तो आप एक काम लगातार लंबे वक्त तक करने के बजाय आप दूसरे काम पे जाइए, दूसरा काम कर लीजिए उस बीच में, और फिर पहले काम पे वापस आइए। तो ये बेहतर तरीका है। जॉब को रोटेट करके अगर किया जाए तो उससे स्ट्रेस कम होता है लोगों में, और मोनोटोनी भी नहीं होता। तो ये एक लाजवाब तरीका है। तो मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे पॉइंट्स एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड कवर करने की कोशिश की, और ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अ, आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें। कमेंट में आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि आपको क्या बेहतर लगा इसमें। आप इसे यूजफुल पाए तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इसे बांटिए ताकि उनका भी भला हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग टिल द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। आप अंत तक बने रहे इसके लिए फिर से दोबारा से धन्यवाद। धन्यवाद।